तो हे फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल जैसे वर्ड ही डिफाइन करते हैं फंडामेंटल यानी कि मौलिक, और राइट्स अधिकार। ये मौलिक अधिकार इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे इंडिविजुअल के। ठीक है, यानी कि इससे मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोशल हर तरह के डेवलपमेंट इन्हीं से पॉसिबल है। अगर हमारे पास ये अधिकार ही नहीं होंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगी। जैसे इसमें जो है हम आर्टिकल्स क्या पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन है हमारे पास। अगर राइट टू एजुकेशन ही नहीं होगा तो कैसे होगी किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट। वैसे राइट टू रिलीजन भी है, अगर राइट टू रिलीजन भी नहीं होगा तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगी। तो इसीलिए जो ये फंडामेंटल राइट है बहुत ही ज्यादा बेसिक है और बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसिबल है, अत्यंत आवश्यक यानी कि जरूरी है। किसके लिए? ओवरऑल, किसके लिए? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं और ये आर्टिकल्स कवर करते हैं कहाँ से लेके 12 से लेके 35 तक। जैसे हमने पहली वाली वीडियोस में देखा, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं और वीडियोस वो देख सकते हैं। वो वीडियो थी एक पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पूरे वो किए थे कवर। जितने कितने पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स कितने 448 आर्टिकल्स कवर हुए हैं किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वाले टाइम पे 390 आर्टिकल्स है, लेकिन अभी जो ऐड हुए हैं बहुत सारे आर्टिकल्स, तो अभी जो आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं 448 आर्टिकल्स। अब यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या किसके बारे में बोला गया है? पार्ट 1 में हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, जो सेंटर है हमारे पास इंडिया का जो यूनियन है उसमें कितनी टेरिटोरीज है, उनका क्या एरिया है, वो पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें आते हैं 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल्स हैं वो कवर हुए हैं। देन वैसे हमारे पास पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है उसमें क्या कवर होता है, सिटीजनशिप का। तो वो कहाँ से तक है, वो 5 से लेके आर्टिकल 11 तक उसमें कवर हुआ है पार्ट 2 में। अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट 3 है जो कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है 12 से लेके 35 तक। अब साथ में यही यहाँ पे ये बात है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये यूएसए से लिया है। अगर इस पे आपने पूरी वीडियो देखनी है कि बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो इससे पहले आप देख लेना। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो यूएसए से हमने लिया हुआ है। अब हम देखते हैं ये जो आर्टिकल्स है इसमें कवर होते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें यही पूछा जाता है, जैसे आपको पूछेंगे सीधा आर्टिकल 18 में क्या है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं सीधा जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से आर्टिकल में कवर होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट ये पूछा ही जाता है। फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चंस भी हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड देखेंगे कि हमने जो कितना है इसको ग्रास्प किया है टॉपिक को। तो पहला यहाँ पे हमारे पास है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या रखी गई है आर्टिकल 12 में, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इंक्लूड करके एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी। और दूसरा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट उसको प्लस, और तीसरा जो है लोकल अथॉरिटीज जिसमें म्यूनिसिपैलिटी हैं, पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं। और तीसरा जो अदर अथॉरिटीज हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या नॉन स्टैट्यूटरी हो, लाइक LIC है हमारे पास, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, फिर सेल है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है इसको गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है कहाँ, आर्टिकल 12 में। देन नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 यहाँ पे बोलता है कोई भी जो हमारे पास लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के कंट्राडिक्शन में आता है या इनकंसिस्टेंट है या इन डिरोगेशन है, फंडामेंटल राइट्स के सीधा अगेंस्ट में है, कंट्राडिक्शन में है, तो वो वाला जो लॉ है वो इनवैलिड। कहने का मतलब है अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई भी लॉ है हमारे पास तो वो वाला जो लॉ है वो इनवैलिड है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे पास वायलेट होता है तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है किसको, सुप्रीम को, अंडर आर्टिकल 32 कि वो जो उस लॉ को वो चेंज करे। तो वैसे ही सेम पावर दी गई है हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 में। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो हम अप्रोच कर सकते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को अंडर विच आर्टिकल जो है वो पावर दी जाती है कि वो जो लॉ को है चेंज कर सकता है या रिव्यू कर सकता है, तो वो आर्टिकल 32 में। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे
बनते हैं। तो हमने यहाँ पे देखे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने कवर किया। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल हमने 12 से लेके पढ़ना है 35 तक, ठीक है, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। 12 और 13 तो हमारा हो गया। अब आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो है, इन आर्टिकल्स को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो 33 और 34 है वो हम उससे आगे देखेंगे। इससे पहले हम क्या देखेंगे, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो आर्टिकल्स हैं, हम इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो वो हम देखेंगे। अगर ओरिजिनली हम बात की जाए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 6 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो 7 फंडामेंटल हमारे पास राइट्स थे। लेकिन एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो जो है उसको अब फंडामेंटल राइट नहीं रखा गया, वो अब लीगल राइट बन गया है। तो यहाँ से उसको हमने हटा दिया है और अब हमने उसको लीगल राइट में रखा है। इसलिए हमारे पास अब 6 ही जो कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो हम देखते हैं आगे वीडियो में। पहला है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, यानी कि बराबरी होनी चाहिए। और ये आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स इसको कवर करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कवर होते हैं राइट टू इक्वालिटी में। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आर्टिकल्स की, वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आजादी हमें होनी चाहिए। तो वो वाले जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक कवर होते हैं राइट टू फ्रीडम में। देन जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन की, जो कोई हमारा शोषण नहीं करे। तो ये जो आर्टिकल आता है किसमें आता है, आर्टिकल 23 से लेके 24 तक जो है, 2 ही आर्टिकल्स कवर होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। फिर है हमारे पास राइट टू फ्रीडम रिलीजन। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के बारे में भी ये बोला गया है कि राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है हमारे पास। तो हम डिटेल में देखेंगे उसको आगे। तो यहाँ पे कवर होते हैं हमारे पास आर्टिकल 25 से लेके 28 तक कवर होते हैं हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि कवर होता है आर्टिकल 29 और 30 में, 2 ही इसमें आर्टिकल है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कलर में रखा हुआ है, तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में। क्या बोला था मैंने पहले कि ये जो था स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब इसको हमने यहाँ से रिमूव किया है और लीगल राइट्स में इसको ऐड किया हुआ है। तो देन ये हमारे पास नंबर 7 वाला, लेकिन एक्चुअली ये जब रिमूव हुआ है यहाँ से, तो अब हमारे पास 6 नंबर वाला ये है, ठीक है। तो 6 नंबर वाला क्या है, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज इन द सेंस के उपाय या उपचार, जो संवैधानिक उपचार है हमें आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। तो ये जो 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है, एक्सक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको हमने अब लीगल राइट बनाया हुआ है, तो उसके अलावा जो हमारे पास 6 जो कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, वो है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 जो है, वो डिलीट हुआ है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से। अब कैसे डिलीट किया है, क्योंकि जो आर्टिकल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने को हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स टाइम पे हो रही हैं। इस वाले टाइम पे प्रेजेंट 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब देखो, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल 31 में आता था, इसको हमने डिलीट किया कौन सी वाली अमेंडमेंट से, कौन सी वाली चेंज से, 44th अमेंडमेंट थी हमारे पास। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में हमने इसको डिलीट किया था और बनाया था इसको लीगल राइट अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में हमने इसको डाला, फिर बाद में 300 हमने इसको डाला आर्टिकल 300A में। तो हमने इसको डाला कहाँ पे, लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A में, जो कि अब कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 12th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये पार्ट 3rd में आ रहा था, अंडर आर्टिकल 31 आ रहा था, लेकिन अब हमने इसको इस पार्ट से हमने डिलीट कर दिया है और ऐड कर दिया है अंडर आर्टिकल 31A और पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें, अब हमारे पास इस वाले टाइम पे ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए हम इन 6 आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं, जो हमने पीछे देखे, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है इसमें कवर हो रहे हैं। पहला इसमें आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक यानी कि लॉ के सामने सभी जो है वो बराबर हैं, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर लॉ किसी को प्रोटेक्ट करेगा, सबको प्रोटेक्ट करेगा इक्वली। कोई रिच होगा तो उसको ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगा, या कोई पुअर होगा उसको कम प्रोटेक्ट नहीं करेगा।
बराबर प्रोटेक्ट करेगा। लॉ के सामने सभी बराबर हैं और इक्वली प्रोटेक्शन देगा लॉ सबको। यहाँ पे एक चीज ये याद रखने की जरूरत है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ था ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है या पूछा जा सकता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, यूएसए से। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये दोनों चीजें किसमें कवर होती हैं, आर्टिकल 14 हमारे पास कवर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 15 बोलता है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसकी बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। यानी कि कोई इस रिलीजन का है या कोई इस रिलीजन का है तो इस पे भेदभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी रेस का है, किसी भी कास्ट का है, चाहे सेक्स मेल है या फीमेल है, या कहीं पे भी उसका प्लेस ऑफ बर्थ है, तो इसकी बेसिस पे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 15 में। तो आपने याद रखना है, अगर ये पूछा जाए आपसे कि प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में कवर होता था, ये आर्टिकल 15 में। यहाँ से ये भी थोड़ा ट्रिक रखने की याद है, पी से प्रोहिबिशन और पी से 15। तो आर्टिकल 15 में आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किस चीज की बात करता है, ये बताता है जॉब्स के बारे में। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर किसी को, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई भी है, तो बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अंबानीज वगैरह उनके बेटे हैं तो उनको हम ज्यादा चांसेस देंगे जॉब के लिए वगैरह, ऐसा नहीं है। चाहे गरीब है अमीर है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बराबर जो है एम्प्लॉयमेंट के मैटर में बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए हर किसी को। देन नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 17 है। तो ये किस बारे में बोलता है, हमें अबॉलिश करना है, हमें खत्म करना है किसको, अनटचेबिलिटी को। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन से आर्टिकल में कवर किया गया, तो ये आर्टिकल 17 में कवर हुआ है। अब आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आर्टिकल 18 हमारे पास इस चीज को कवर करता है, ये बताता है अबॉलिश करना है, हमने खत्म करना है किसको, सभी टाइटल्स को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब इसका मतलब क्या है कि जो टाइटल्स दिए जाते थे पुराने जमाने से, टाइटल्स दिए जाते थे जैसे राजाधिराज, महाराज वगैरह, ये जो टाइटल्स हैं ये क्या करते हैं, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि किसी को बता देते हैं कि ये जो है लगता है कि ये बड़े हैं और दूसरे जो आम लोग हैं वो लगता है कि छोटे हैं। तो इस तरह से ये जो टाइटल्स हैं ये खत्म किए जाए। सिर्फ जो एकेडमिक टाइटल्स हैं, अगर कोई पढ़ने में ज्यादा है आगे, या मिलिट्री टाइटल्स हैं, किसी को जनरल वगैरह का टाइटल दिया जाता है, तो वो जो है वो एक्सेप्शन है, वो वाले टाइटल्स दिए जा सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी किस्म के टाइटल्स हैं वो जो है वो उनका एबॉलिशन किया जाएगा, टाइटल्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। तो इस चीज की बात करता है ये आर्टिकल 18। तो इन 5 आर्टिकल से हमारे पास इक्वालिटी आ सकती है। जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है इक्वालिटी का, वो इससे प्रोटेक्ट हो सकता है। कैसे, जब हमारे पास लॉ के सामने सारे बराबर होंगे तो इक्वालिटी तो आएगी। अगर डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रोहिबिट करें तो इक्वालिटी आएगी। देन जॉब के मामले में अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सबको तो उससे भी इक्वालिटी आएगी। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आ रही है एंशिएंट टाइम से हमारे कंट्री में, तो उसको भी हम अगर एबॉलिश करें तो इक्वालिटी तो आनी है। देन उसके बाद में अगर स्पेशल टाइटल्स किसी को दिए जाते हैं, अगर उनको भी हम एबॉलिश करें तो इक्वालिटी आएगी। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, वो किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। देन नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, यानी कि आजादी का अधिकार। और किस किस आर्टिकल में यहाँ पे बात की गई है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी की बात की गई है, आजादी का जो हमारा अधिकार है। तो पहला यहाँ पे आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ द 6 राइट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ। 6 ऐसी चीजें हैं। तो एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हम हैं बोल सकते हैं, कहीं पे भी पब्लिक में भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम बोल सकते हैं, इस चीज की हमारी आजादी। तो हम अपने जो व्यूज हैं, हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस चीज की भी आजादी हमें दी गई है, हमारा राइट अधिकार दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा मेरे पास असेंबली, हम जो है कहीं पे भी गैदर कर सकते हैं, हम असेंबली बना सकते हैं। तो इस चीज का भी यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीडम है। फिर एसोसिएशन, किसी भी टाइप की हम एसोसिएशन बना सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एसोसिएशन हैं या प्राइवेट एसोसिएशन होती हैं, तो वो हम बना सकते हैं। देन तीसरा हमारे पास है मूवमेंट, हमें कहीं पे भी इंडिया की टेरिटोरी में कहीं पे भी जाने का अधिकार है। कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमें ये प्रोहिबिट नहीं कर सकती कि आप इस स्टेट में नहीं आएंगे या इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं आएंगे। फिर दूसरा है हमारे पास रेजिडेंस, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी
अपना घर बना सकते हैं या वगैरह कुछ। और कोई भी जो प्रोफेशन है हम ले सकते हैं, चाहे कोई प्राइवेट प्रोफेशन हो, चाहे ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन हो वो भी हम ले सकते हैं, या कहीं टीचर बनना हो वो भी बन सकते हैं, या कुछ पायलट बनना हो, कोई भी प्रोफेशन जो है आप चूज कर सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। तो इस चीज का भी अधिकार हमें दिया गया है। तो आर्टिकल 19 इन 6 फ्रीडम्स की बात करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, असेंबली फॉर्म करने की बात करता है, एसोसिएशन फॉर्म करने की बात करता है, देन हमारे पास मूवमेंट हम कहीं पे भी जा सकते हैं, देन हमारे पास रेजिडेंस कहीं पे भी रह सकते हैं, और प्रोफेशन कोई भी हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। अगर कोई हमने ऑफेंस किया है उसके लिए प्रोटेक्शन, यानी कि अगर कोई ऑफेंस किया ही नहीं है या अगर किया भी है तो एक्सेसिव पनिशमेंट हमें नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का प्रोटेक्शन हमें किस में मिलता है, आर्टिकल 20 में। अब आर्टिकल 20 में यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जिस वाले टाइम पे कोई भी जो है एक्यूज कोई क्राइम करता है उस वाले टाइम पे जो लॉ के अंडर पनिशमेंट है वही उसको मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर जो चोरी है, चोरी की जो सजा जो है इस वाले टाइम पे क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद इसने चोरी की, लेकिन उसके बाद कानून बनता है कि जो चोरी की सजा है वो फांसी होगी, तो इसको फांसी नहीं मिल सकती, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस वाले टाइम पे इसने क्राइम किया था उस वाले टाइम पे जो चोरी की जो पनिशमेंट थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, लेकिन जो फांसी है उसकी सजा वो बाद में बनी है। तो जब उसने क्राइम किया था उस वाले टाइम पे इम्प्रिजनमेंट ही थी, इसलिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। देन दूसरा आता है यहाँ पे डबल जेओपार्डी। कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको डबल 2 बार जो है उसकी सजा नहीं मिलेगी। जैसे अगर एक बार कोर्ट ने दे दी उसको 7 साल की सजा, तो दूसरा कोर्ट देता है उसको 7 साल की सजा, तो वो दोनों मिलकर उसको 14 साल की सजा नहीं हो सकती। उसको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। तो इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, कोई भी डबल जियोपार्डी इसमें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका ये मतलब है अगर कोई जो है एक्यूज्ड कोई क्राइम करता है तो जो गवर्नमेंट है उसको कंपेल नहीं कर सकती है कि वो विटनेस रहे, अपने ही खिलाफ जो है वो विटनेस रहे। ये जो है इन तीनों चीजों की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 20 में, जो ये बताता है प्रोटेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। जो हम ऑफेंस करते हैं उसके लिए जो कोई कन्विक्ट होता है, कोई दोषी ठहराया जाता है, तो उसको भी कुछ प्रोटेक्शंस हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो किसमें कवर होता है, आर्टिकल 21 में। इसका ये मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो हमें जीने का अधिकार है वो है, और पर्सनल लिबर्टी जो हमारी अपनी पर्सनल आजादी होती है उनकी बात की गई है आर्टिकल 21 में। तो इसमें हम बोलते हैं सिंपल किस चीजों की बात की गई है। इसमें टोटल आर्टिकल्स अभी तक जो है क्या क्या चीजों की बात की है, इसमें 35 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो किस चीज की बात की है, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है, इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, फिर राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है हमारे पास इसमें, राइट अगेंस्ट ट्रेवल अब्रॉड है, फिर उसके बाद राइट टू हियरिंग है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आता है, इवन द राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन वगैरह जो है इसमें कवर होते हैं आर्टिकल 21 में। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे ये ब्लू में दिखाया गया है, यानी कि ये बाद में ऐड हुआ है। ये जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक की एज को जो है वो कंपलसरी किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी ये पढ़ने का अधिकार इन बच्चों को जो 6 से लेके 14 साल की एज तक है। तो ये वाला जो आर्टिकल था ये बाद में ऐड किया हुआ था। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान का संशोधन था 2002 में जो हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, जो आर्टिकल 22 में ये कवर हुआ है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, किस बेसिस पे जो है किसी को अरेस्ट किया गया है बताना है उसको कि किस बेसिस पे किसी भी कन्विक्ट को जो है वो अरेस्ट किया गया है। देन दूसरा है हमारे पास, अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसका अधिकार है कि वो जो है किसी लीगल पर्सन को अपने डिफेंस में खड़ा कर सकता है, यानी कि वो एडवोकेट को ले सकता है अपना डिफेंस के लिए। देन तीसरा है हमारे पास, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है 24 आवर्स के अंदर उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और जब मैजिस्ट्रेट इसको 24 आवर्स प्रोड्यूस करने के बाद अगर उसको बोलता है कि हाँ जी इसकी जो अरेस्ट है वो जेन्युइन है, तो उसको फर्दर जो है वो सजा मिल सकती है। अगर वो प्रूव नहीं हुआ तो जो मैजिस्ट्रेट है उसको
फ्री कर सकता है उसी वाले टाइम पे। तो ये जो है ये वाले भी राइट है हमें, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो किस आर्टिकल में कवर होते हैं, आर्टिकल 22 में। देन यहाँ पे एक नोट करने की चीज है, जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है अंडर आर्टिकल 21A, जो ये बताता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री भी देनी है और जरूर देनी है। कौन सी एज की कैटेगरी को, एज फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ये जो एजुकेशन है वो देनी है। और किस आर्टिकल के अंडर ये ऐड की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राइट टू एजुकेशन है वो ऐड किया गया था अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, तो इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो देखिए राइट टू फ्रीडम हमें तभी मिल सकता है जब हमारे पास क्या होंगी, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम होगी, स्पीच वगैरह की, कहीं पे भी जाने की या कोई भी प्रोफेशन चूज करने की हमारे पास फ्रीडम होगी। और देन सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर हम कन्विक्ट होते हैं किसी ऑफेंस के लिए तो उसकी सजा जो है वो जेन्युइन ही होनी चाहिए, वही वाली सजा होनी चाहिए जो उस वाले टाइम पे लॉ में थी। देन उसके बाद हमें फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हमें अपने जीने का अधिकार हो, पर्सनल लिबर्टीज का, राइट टू प्राइवेसी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार हो, जो साफ पीने का पानी का अधिकार हो, लाइक ऐसे ऐसे। और फ्रीडम तभी मिल सकती है हमें, फ्रीडम तभी काउंट होगी जब हमें क्या है, पढ़ने का भी अधिकार हो। 6 से लेके 14 तक जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन कराई जाएगी बच्चों को। देन उसके बाद है अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर कोई डिटेन किया जाता है किसी क्राइम में तो उसको जो है वो इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि वो किस लिए इन्फॉर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। उसको इतना भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने डिफेंस के लिए किसी लीगल पर्सन को रख सके। देन उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस किया जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स। तो इस तरह के जब अधिकार होंगे तो तभी जाके हमारे पास फ्रीडम हो सकती है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट फ्रीडम के बारे में बोला गया, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण है या एक्स्ट्रा जो काम किसी का उपयोग करना, एक्सेस में किसी का उपयोग करना, उसको बोला जाता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये कौन कौन से आर्टिकल में ये कवर हुआ है, आर्टिकल 23 और 24, दो ही आर्टिकल्स हैं जो कवर करते हैं किसको, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को, जो एक्सेस शोषण है या एक्सेस उपयोग है किसी का उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 किस चीज की बात करता है, यहाँ पे हमारे पास ये बोलता है हमें प्रोहिबिट करना है, हमें रोकना है किसको, ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि बेचना, लोगों को बेचना, जैसे मजदूरों को, गरीब मजदूरों को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, सीधा बेच देते हैं, या फीमेल्स को भेजा जाता है, या बच्चों को उठा के उनको बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको भी हमने रोकना है। और जो फोर्स्ड लेबर है जिसको हम बगैर भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, बगैर सिस्टम होता था। बगैर सिस्टम में क्या होता था, काम लिया जाता था लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो नहीं दी जाती थी, उसकी कोई भी जो पेमेंट नहीं, यानी कि बगैर पैसे के जो है काम करवाना किसी से, उसको बगैर सिस्टम बोलता है। तो इसकी भी प्रोहिबिशन, इसकी भी रोक की बात की गई है आर्टिकल 23 में। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स जो हैं, उनको कोई भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकता जो 14 साल से नीचे हैं। यानी कि उनको जो है पहले तो फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं काम करवा सकते या मजदूरी उनसे नहीं करवा सकते, लेकिन जो अब इसका जो डायमेंशन है काफी बढ़ गया है। तो इसमें ये भी अब है कि शॉप्स पे, टी स्टॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे या ढाबा पे भी जो बिलो जो 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई रखता है तो उसके लिए जो है पनिशमेंट मिलेगी उसको, जो वहां पे रखता है बच्चों को। तो ये है, इसमें दो चीजें की गई हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण में। एक तो ट्रैफिक को रोकना है हमने, या फोर्स लेबर, जो ट्रैफिक जो है जो बेचना होता है उसको भी रोकना है, और जो फोर्स लेबर है जो बगैर पैसे के काम करवाया जाता है उसको भी रोकना है, और जिसको बाल मजदूरी बोलते हैं वो भी रोकना है। तो इस चीज की बात की गई है आर्टिकल 24 में। तो यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है, ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो हमारा अंतरात्मा है तो उस पर किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। एंड और क्या, फ्री प्रोफेशन, हम कोई भी जो रिलीजन है वो प्रोफेस कर सकते हैं, उसको हम अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई भी रिलीजन को। तो इसमें किसी की भी कोई कंपल्शन नहीं होगी या कोई भी हमें कंपेल नहीं करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। जो हमारे धार्मिक काम होते हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, फ्रीली मैनेज कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी हमें कोई कंपेल नहीं करेगा या कोई भी रोकेगा नहीं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है
फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हमें फ्रीडम है, कोई भी कंपेल नहीं करेगा टैक्सेस देने के लिए कि आपने इस रिलीजन को प्रोपोगेट करना है और इसके लिए टैक्स देने हैं, और कंपेल भी नहीं करेगा की बात की गई है आर्टिकल 27 में। देन आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 हमारे पास ये बोलता है कि रिलीजियस मीटिंग्स जो है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है अटेंड करने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि आपने ये वाली जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो अटेंड करनी है। तो यहाँ पे ये चीज है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और द वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उस वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग हो गए, तो कोई जो पर्टिकुलर रिलीजन है कि वो बोलेगा बाकियों को कि तुमने भी जो है ये वाली जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो अटेंड करनी है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो इस चीज की भी बात की गई आर्टिकल 28 में। देन यहाँ पे देखते हैं हम फिर से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे पास अधिकार है किसका? रिलीजन का। तो उसमें क्या है? पहला यहाँ पे कि हम कोई भी जो रिलीजन है वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज करने की रिलीजियस जो अफेयर्स हैं कोई भी हम मैनेज कर सकते हैं, कोई भी उसमें कंपल्शन नहीं है, रोकथाम नहीं है। देन उसके बाद हमें बिल्कुल फ्रीडम है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर हम चाहें तो दे सकते हैं, तो अगर नहीं चाहें तो नहीं दें, कोई भी हमें कंपेल नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है इस एजुकेशनल सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए भी फ्रीडम है, कोई भी हमें कंपेल नहीं करेगा कि आपने जो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करनी है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं जो फिफ्थ कैटेगरी के फंडामेंटल राइट है वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहाँ पे कल्चर की बात की गई है, क्योंकि हमें पता है इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है हमारा फीचर है हमारी कंट्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 ये बात करता है कि जो माइनॉरिटीज की लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। देन आगे आर्टिकल जो 30 है ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 30 हमें ये बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद के लिए। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई जो बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे अगर कोई माइनॉरिटी आते हैं तो उनके कल्चर जो है उतना प्रोटेक्शन नहीं रहेगी या जो भी है, तो इसलिए जो माइनॉरिटीज हैं उनको दिया है अपना अधिकार कि वो जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ताकि जो उनके कल्चर पे कोई भी जो है असर ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, यूनिटी इन डाइवर्स, यहाँ पे जो है हर कल्चर की बात की जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार क्या है हमारे पास, जो आर्टिकल 32 में कवर किया गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते के लिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32 जो आर्टिकल है, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इसमें बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि जो अगर हम खाली फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं किसी सारे इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को, तो उससे क्या होगा? जब तक उनकी प्रोटेक्शन होगी। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट की, जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसको? फंडामेंटल राइट्स को, वो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है इट इज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए होगा ही नहीं कुछ चीज, तो वो फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा? तो इसलिए इसमें क्या चीजें कवर की गई हैं कि हम जो है रिट्स डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे पास फंडामेंटल राइट जो है वो उनका हनन हो रहा है या वो वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ। इसका ये मतलब है कि जो अगर कोई किसी को भी डिटेन किया जाता है 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ताकि उसका जो अरेस्ट है वो प्रूव हो कि वो जेन्युइनली अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देन दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है प्री कमांड। ये जो है ये डायरेक्शन पास की जाती है कोर्ट्स के थ्रू किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स को, कि वो जो है अपना काम करें। तो इट इज कमांड issued by the court to the public officials asking him to perform their duties which they have failed। तो तीसरा यहाँ पे प्रोविजन। प्रोविजन का जैसे खुद ही बताया कि रोक, यानी कि ये हायर कोर्ट से इश्यू की जाती है लोअर कोर्ट्स को
अगर लोअर कोर्ट जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन पार करता है तो हायर कोर्ट जो है इशू करता है प्रोविजन कि आपकी आप जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहो। तो सर्शियरी है अगला जो रिट टाइप ऑफ रिट, इसमें क्या होता है हायर कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करते हैं लोअर कोर्ट को कि जो अपना जो उन्होंने तो केस है उनके पास वो ट्रांसफर करें किसको, हायर कोर्ट को। ये उसी केस में आता है जब जो लोअर कोर्ट है अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम करता है, जो हायर कोर्ट है डायरेक्शन करते हैं सर्शियरी की, यानी कि टू बी सर्टिफाइड दें उनको कि जो वो है उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इसलिए वो ट्रांसफर करते हैं अपना जो केस है हायर कोर्ट्स को। देन अगला हमारे पास टाइप ऑफ रिट आती है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, इस वारंट से जो है कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है अपनी पब्लिक ऑफिस पे बैठा हुआ है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये एक्सप्लेन करनी होती है किसको, कोर्ट को, कि किस अथॉरिटी से वो कहीं पे बैठा हुआ है, कहीं वो अपनी जो उसका टेन्योर था उससे ज्यादा तो नहीं वहां पे बैठा है। तो अभी जो आपने ये याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि जो आर्टिकल 32 में क्या सब्जेक्ट मैटर है, आर्टिकल 32 में क्या चीज कवर होती है कि टाइप ऑफ रिट्स, जो रिट लेके हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो वैसे ही आर्टिकल 226 में भी बात की गई है कि हम अप्रोच कर सकते हैं किसको, हाई कोर्ट को। तो आर्टिकल 32 में हम अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 में हम अप्रोच कर सकते हैं किसको, हाई कोर्ट्स को। देन हम देख आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देन आर्टिकल 13 बताता है जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा या अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट के, वो वाला लॉ जो है वो इनवैलिड है। देन उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 14 में हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। देन उसके बाद हमने आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक देखा हमने फ्रीडम, बहुत सारी टाइप्स की फ्रीडम। देन उसके बाद 23 से लेके आर्टिकल 24 तक जो था वो हमने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देन हमने देखा 25 से लेके 28 तक जो आर्टिकल्स कवर हुए हैं वो किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में देखे हमने। देन उसके बाद देखे हमने 29 और जो आर्टिकल 30 है माइनॉरिटीज की बात करता है। देन उसके बाद हमने देखा आर्टिकल जो 31 है उसको रिमूव कर दिया गया, वो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन अब उसको हटा के लीगल राइट बनाया गया है। और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 32 में जो किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रिट्स की बात करता है, हम उसमें रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 33 हमारे पास ये बात करता है कि जो पार्लियामेंट अगर चाहे वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स किन के लिए, मेंबर्स ऑफ जो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो होंगे, पुलिस के जो होंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी या अदर एनालॉगस फोर्सेस होंगी, इसके लिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो इनके अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। देन हम देखते हैं आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 हमारे पास ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन हो सकती है फंडामेंटल राइट्स की अगर किसी भी एरिया में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, अगर वहां पे मार्शल लॉ इन फोर्स अगर होगा, तो अगर मार्शल लॉ इन फोर्स है तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं फंडामेंटल राइट्स पे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में किस चीज की बात की गई है, आर्टिकल 35 ये बताता है कि फंडामेंटल राइट उसके बारे में लॉ बनाने के लिए या उनको इफेक्ट देने के लिए जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। तो ये थे सारे आर्टिकल्स जो हमने किए आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, जो कि किसमें कवर होते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करते हैं किससे, फंडामेंटल राइट से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम इसी पे आगे देखते हैं क्वेश्चंस जो इन पे बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स पे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जैसे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने किस में पढ़ा था, आर्टिकल 17 में। 16 में क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन 18 में क्या था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये देखिए आर्टिकल 17। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच आर्टिकल हैज बीन कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हार्ट एंड सोल किसको बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 32 को बोला है। किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्यों बोला था? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ही अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उन फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा। देन नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 20 इज मेंशन अबाउट। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? ये करता है बात प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमें जीने का अधिकार है। बहुत सारे हमारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू स्लीप है, वगैरह वगैरह इसमें कवर होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, विच आर्टिकल्स सेज ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन द फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो वो लॉ बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकते। तो ये आर्टिकल 35 में बात की गई है। तो ये था सारा वीडियो लेक्चर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।